गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। अभी जो टॉपिक चल रहा है अपना त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, यानी यूं बोल सकते हैं थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में देखिए दो ही टॉपिक अपने, एक तो रेखा या सरल रेखा युग्म बोल सकते हैं, और एक अपने आता है प्लेन भाई। तो पिछली क्लास में अपने प्लेन के बारे में डिस्कस किया था, प्लेन की जो इक्वेशन कैसे बनती है, प्लेन का जो अभिलंब रूप कैसे बनता है, उसका कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण अपन बहुत ही बढ़िया तरीके से देख चुके हैं। आज के सेशन में क्या करेंगे कि ये जो प्लेन है समतल है, उस समतल से उसका अंतःखंड रूप कैसे बनता है वो देखते हैं। देखिए समतल का अंतःखंड रूप देखिए। सबसे पहले मैं बात करूं क्या कि समतल के अंतःखंड रूप की बात करूं। देखिए जैसे अपने पास यहां पर ये मेरा एक एक्स एक्स हो गया, एक वाई एक्स हो गया और एक जेड एक्स हो गया भी। ये वाई एक्स और ये जेड एक्स हो गया भी यहां पर। ठीक है। अब यदि यहां से यूं जैसे मैंने ये ले लिया, एक ये वाला, एक यहां पर और ये वाला, इस बिंदु के निर्देशांक जैसे मैं बात करूं कि निर्देशांक जैसे ए है, पॉइंट ए है, इसका निर्देशांक ए 0 0। ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक 0 B 0। और ये वाला बिंदु सी है, इसका निर्देशांक 0 0 C दे रखा है अभी यहां पर। क्लियर हो गया। तो देखिए इस त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में ये जो एक्स एक्स का ये से यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, इस लेंथ को बोलेंगे एक्स एक्स का अंतःखंड बोलते हैं। एक्स एक्स का अंतःखंड, एक्स एक्स का अंतःखंड, एक्स एक्स का अंतःखंड या इंटरसेप्ट बोलते हैं यहां पर। वो तो कहलाएगा ए, कहलाएगा भाई यहां पर। ये जो ए है ना, ये यहां से यहां तक की लंबाई है, वो एक्स एक्स का इंटरसेप्ट कहलाएगा। इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस बोल सकते हो या एक्स एक्स का अंतःखंड बोलेंगे। ये जो यहां से यहां तक इसको बी बोलेंगे, इसको बोलेंगे वाई एक्स का अंतःखंड बोलेंगे, वाई एक्स का अंतःखंड बोलेंगे इसको। और यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसको बोलेंगे जेड एक्स का अंतःखंड बोलेंगे भाई, इसको यहां पर जेड एक्स का अंतःखंड बोलेंगे। तो सवाल उठता है कि जो अपने पास समतल है उस समतल का अंतःखंड रूप कैसे बनता है। तो देखिए किसी समतल का अंतःखंड जो रूप होता है ना, उसका फॉर्मूला आता है एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी एंड जेड अपॉन सी इज इक्वल 1। ये होता है किसी समतल का अंतःखंड रूप यहां पर। अब सवाल उठता है कि सर ये फॉर्मूला तो एक तरह से रटना हो गया, ये बनता कैसे, वो इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए यहां पर तो देखिए कोई भी जो समतल होगा, प्लेन होगा, समतल होगा, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में एक्स एक्स का जो लेंथ होगी, जो यहां से इंटरसेप्ट कर रहा है, उसे एक्स एक्स का अंतःखंड बोलेंगे। ये वाई एक्स का, ये जेड एक्स का। ये इस समतल का अंतःखंड रूप का जो फॉर्मूला है ना, इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बोल सकते हो या समतल का अंतःखंड रूप बोल सकते हो। तो किसी समतल का अंतःखंड रूप, किसी समतल का अंतःखंड रूप का समीकरण यहां पर। अब वो समीकरण बनता कैसे वो देखेंगे भैया अपन यहां पर। देखिए तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले यहां पर ये जो ए और बी है, ये वेक्टर बोल सकता हूं मैं इसको यहां पर, ए बी, ए बी वैक्टर लिखा भी यहां पर। तो ये ए बी वैक्टर कैसे निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए लिखेंगे भाई इसको यहां पर। क्लियर है, ठीक है भी। तो यहां से ओ बी माइनस से ओ ए करूंगा, तो ओ बी में से ये वाला माइनस करूंगा, तो मेरे पास ए बी जो वेक्टर है ना, वो क्या आ जाएगा, माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड जीरो के कैप बन जाएगा। ये तो मेरा सदिश ए आ गया, ए बी आ गया भाई यहां पर। ठीक है। अब मैं बात करूं सदिश एसी की, बात करूं कोई दो सदिश लेने आपको जो अभिलंब होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत स्थिति में होंगे यहां पर। तो अपने पास दूसरा सदिश आपने ले लिया, कौन सा, एसी लिया। इसको आप बोलेंगे ओसी माइनस ओ ए बोलेंगे भाई इसको। अब ओसी माइनस ओ ए, तो वही मेरे पास माइनस ए आई कैप, जीरो जे कैप एंड प्लस दूसरा क्या है भाई अपने पास में, तीसरा बिंदु सी के कैप बन गया भाई मेरे पास यहां पर। तो ये सदिश ए सी आ गया, ये सदिश बी ए बी आ गया भाई यहां पर। क्लियर हो गया,
ठीक है भी। आप यदि इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट तैयार करें तो डायरेक्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला बनता है कैसे, ये भी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए भाई। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में कई बार क्वेश्चंस पूछता है वो, कि एक समतल देगा, उस समतल के इनके ये जो पॉइंट अपने पास में निर्देशांक या अंतःखंड की वैल्यू दे दी यहाँ पर, तो उससे अपने पास इक्वेशन कैसे बनेगी। अब जैसे मैं बोलूं कि यहां से मेरा एक्स एक्स है, तो ये इसकी क्या हो गई भाई, यहाँ पर ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी इधर वाली, ये लीजिए। ये मेरे पास क्या हो जाएगी भी, इसकी इस y वाले के नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, ऋणात्मक साइड हो जाएगी इसकी यहाँ पर, और इस z की ये ऋणात्मक साइड हो जाएगी। तो यदि माइनस में होगी लेंथ है, तो माइनस में भी ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये जो अपने पास में AC और AB जो सदिश बने अपने पास में, AC और AB सदिश बने हैं, ये दोनों अभिलंब सदिश हैं भाई, दोनों लंबवत सदिश हैं। तो मैं क्या करूंगा, AB क्रॉस AC लिखूंगा भाई यहाँ पर, ये लीजिए। तो ए बी क्रॉस ए सी लिखने के लिए क्या करेंगे, इनका सदिश गुणनफल करते हैं भी। सदिश ए बी में क्या आ रहा है, माइनस ए बी जीरो, इस ए सी में क्या आ रहा है, माइनस ए जीरो सी आ गया भी। सदिश गुणा करो तो आई कैप, तो इसके लिए क्या आ गया, बी सी माइनस जीरो, जे कैप माइनस ए सी माइनस जीरो, और के कैप, तो इसमें आ जाएगा अपने पास जीरो प्लस ए बी आ जाएगा भी यहाँ पर, ये लीजिए आ गया ए बी। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, बी सी आई कैप बन गया, प्लस ए सी जे कैप बन गया, और प्लस ए बी के कैप बन गया भाई। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू आ गई मेरे पास यहां पर। यानी ये दोनों एक तो से अभिलंब सदिश होंगे, तो इनकी वैल्यू आ गई। तो ये जो मेरे पास वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये इस सदिश के दिक् अनुपात होंगे बीसी, ये इसका एसी दिक् अनुपात, और ये इसका ए बी दिक् अनुपात कहलाएगा। अब जैसे माने कि वो समतल बिंदु ए से गुजर रहा है भाई यहां पर, तो एक बिंदु से गुजरने वाले समतल की समीकरण लिख दीजिए। यदि आप यहां से लिखेंगे तो ये से बन जाएगा, और यदि आप बिंदु सी से लिखेंगे तो सी की वैल्यू अपने पास है, सी से गुजरने वाले समतल की समीकरण बन जाएगी। तो लिखें कैसे अपने यहां पर, बिंदु ए से, बिंदु ए दे रखा है भाई आपका, इसका निर्देशांक ए जीरो जीरो से गुजरने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या होगा, ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, एंड सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल जीरो। तो ये जो मेरे पास निर्देशांक आ रहे हैं, ये मेरे पास बिंदु ए के निर्देशांक कहलाएंगे। तो या तो मैं लिखूंगा ए जीरो जीरो लिखूंगा, और ये जो वैल्यू है मेरे पास में, वो जो अभिलंब सदिश हैं, उन अभिलंब सदिशों के दिक् अनुपात में यहां पर लिखूंगा भाई। अब दिक् अनुपात क्या क्या दे रखे हैं भाई आपके पास में, एक तो बी सी ए सी एंड ए बी, बी सी ए सी एंड ए बी। तो देखिए यहां पर क्या लिखूंगा, बी सी ठीक है भाई, एक्स माइनस एक्स वन का मान ए आ गया भाई मेरे पास। फिर ये दूसरा दिक् अनुपात दे रखा है ए सी, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, जीरो है भी। फिर दे रखा है सी वाला, एक बार वापस देख लीजिए इसको, बी सी ए सी एंड ए बी यहां पर, फिर आप लिख दीजिए यहां पर ए बी, और यहां जेड माइनस जीरो इज इक्वल जीरो बन गया। ये तो मेरे पास क्या थे, ये दो जो अपने पास में ए बी और ए बी क्रॉस जो ए सी किया था ना, उस सदिश के दिक् अनुपात हैं ये वाले। तो और ये जो कोऑर्डिनेट क्या है, बिंदु ए से गुजरने वाले समतल का निर्देशांक हो गया, जो बिंदु ए से पास होता है। तो अब इनको गुणा कर दीजिए, तो बी सी एक्स माइनस ए बी सी, यहां बन गया ए सी वाई, और ये जीरो बन जाएगा, और यहां बन गया ए बी जेड इज इक्वल जीरो। तो ये ए बी सी क्या आ जाएगा भी, यहां इधर ले लीजिए आप राइट साइड में, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या बनती है, बी सी एक्स, ए सी वाई, ए बी जेड, और प्लस का ए बी सी। इस ए बी सी का सब में भाग लगा देंगे आप, तो बी सी एक्स अपॉन ए बी सी, ए सी वाई अपॉन ए बी सी,
और ए बी जेड अपॉन ए बी सी बराबर कितना 1। यहां से ये कैंसिल, यहां से ये वाली वैल्यू कैंसिल, यहां से ये वाली वैल्यू कैंसिल। तो मेरे पास समतल की समीकरण क्या आ गई, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी एंड जेड अपॉन सी इज इक्वल 1। ये जो समतल की समीकरण है, ये समीकरण कहलाए कौन सी कहलाएगी, समतल का अंतःखंड रूप कहलाएगा भाई। समतल का अंतःखंड रूप है भी, ये अंतःखंड रूप है भी यहां पर। क्लियर हो गया। जिसमें एबीसी क्या है, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स पे जो इंटरसेप्ट होगा, एक्स एक्स से वाई एक्स और जेड एक्स पे जो अंतःखंड होंगे, इंटरसेप्ट होगा अपने पास में, ये जैसे मान लीजिए आप इसको देखिए, ये वाली लेंथ, ये तो अपने पास ए की वैल्यू कहलाएगी, ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, बी कहलाएगा, और ये वाली वैल्यू मेरी क्या कहलाएगी, सी कहलाएगी। तो ये बीसी की वैल्यू यदि आप वहां रख देंगे तो आपके पास उस समतल का अंतःखंड रूप आ जाएगा। तो देखिए यहां से अपन ने ये फॉर्मूला बनता है कैसे, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लिया है। और यदि आप इसको डायरेक्ट ही करें तो ये इसका डायरेक्ट हो गया भाई अपने पास, यहां पर ये इसका क्या बन गया भाई, डायरेक्ट हो गया भाई अपने पास। ये लीजिए, ये अपने पास इसका क्या बन गया भाई, ये डायरेक्ट बन गया भाई अपने पास। इसको थोड़ा सा यूं कर दो सिलेक्ट, जैसे मैं बात करूं इसको यूं दबाता हूं भाई, यहां पर ये लीजिए, ठीक है। तो अब आप इसको यहां ले लीजिए, ये जो अपने पास में बना, ये क्या आ गया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया अपने पास यहां पर, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इज इक्वल 1 अपने पास। ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया। तो इसमें ये जो एबीसी अपने पास में, ये एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स पे काटे गए अंतःखंड की वैल्यू आ गई भी अपने पास। क्लियर हो गया। और यदि ये फॉर्मूला बनता है कैसे, तो ये अपन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया अच्छे से देख चुके। अब इसके बाद देखते हैं कि तीन असंरेख बिंदु से, तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण भी यहां पर। तो देखो कैसे करेंगे, इसके लिए देखते हैं यहां पर क्या, कि एक मेरे पास ये समतल है भाई, ये वाला, ठीक है। इस समतल में क्या ले लिया मैंने, एक बिंदु ले लिया, क्या, जैसे मैं बात करूं, ये मेरे पास ए बिंदु है और इसका स्थिति सदिश ए वेक्टर है भाई। दूसरे वाला जैसे बात करूं मैं यहां पर बिंदु बी है, ये ए है, ये बिंदु बी है, इसका स्थिति सदिश ले लिया मैंने बी यहां पर। और तीसरे की बात करें अपन क्या, कि जैसे ही मैं बोलूं कि ये बिंदु सी आ गया, इसका स्थिति सदिश ये आ गया यहां पर। अब ये तीनों सदिश से, तीनों जो बिंदु है ना एक समतल में स्थित है, तो यू बोल सकता हूं ये बिंदु ए बी सी क्या हो गए, समतली हो गए भैया पर। अब यहां बात करें कि एक बिंदु और लेते अपने पी, इसका स्थिति सदिश क्या ले लिया अपन ने, आर ले लिया अभी। तो यहां से आप यूं बोलें कि इसमें जो अपने पास में ये आ रहा है अपने पास, एक तो क्या बन गया, पी ए वेक्टर बन गया भाई अपने पास, ये लीजिए, एक पी सी वेक्टर बन गया और एक पी बी वेक्टर बन गया भाई आपका यहां से। तो पी ए वेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे भाई, आप यहां पर पी ए पी बी एंड पी सी वेक्टर। क्लियर हो गया। अब ये जो आपके पास तीनों जो सदिश हैं, ये तीनों सदिश पी ए वेक्टर क्या आएगा, ओ ए माइनस ओ पी करेंगे, ये ओ बी माइनस ओ पी करेंगे, और ये करेंगे ओ सी माइनस ओ पी करेंगे भाई यहां पर। क्लियर हो गया। ये तीनों बिंदु समतल में स्थित हैं, सहतली होंगे। जब तीनों बिंदु, जब तीन सदिश सहतली होते हैं तो इसका बॉक्स गुणा क्या होता है भाई, बॉक्स गुणा करेंगे यहां पर पी ए और पी बी एंड पी सी इज इक्वल क्या होता है, 0 होता है, बॉक्स गुणा अदिश त्रिक गुणनफल। इस फॉर्मूले की हेल्प से असमतलीय होते हैं तीनों बिंदु, इसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं यहां पर। तो आप देखिए तीन जो अपने पास असंरेख बिंदु है, संरेख नहीं है, तीनों बिंदु, एक तो ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला, एक ये वाला पॉइंट, तीनों अलग अलग पॉइंट है। तो ये तीनों असंरेख, एक रेखा पे, एक लाइन पे नहीं है भैया। उस केस में इसकी समीकरण कैसे बनती है वो देखते हैं। तो यहां से यदि आप इस समीकरण बनने का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ये जो मेरे पास लिखा है, ये जो लिखा है, ये कहलाएगा अदिश त्रिक गुणनफल, अदिश
त्रिक गुणनफल ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो जब ये सहतलीय होते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहां पर। तो इसकी हेल्प से इसका समीकरण अपन यहां से बना लेते हैं भाई यहां पर। तो देख कैसे लिखेंगे इसका समीकरण क्या आता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, फिर लिखूंगा बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर इज इक्वल 0। ये जो मेरे पास समीकरण बनती है, इस समीकरण को क्या बोलूंगा मैं, इसे बोलूंगा तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का सदिश समीकरण है भी ये, समतल का सदिश समीकरण है भी ये वाला। वेक्टर इक्वेशन बोल सकते हो आप यहां पर, इक्वेशन ऑफ वेक्टर बोल सकते हो, वेक्टर इक्वेशन बोल सकते हो आप इसको यहां पर। क्लियर हो गया। अब यही तीन बिंदु अपने पास ऐसे दे रखे हैं, तो ये तो इसका सदिश समीकरण है भी। इसका कार्तीय समीकरण कैसे बनेगा तो वो देख लीजिए। कार्तीय समीकरण में वही मैं बात करूं क्या, कि ये मेरे पास एक समतल है भी, ये बिंदु ए आ गया, इसका निर्देशांक x1 y1 z1, ये मेरा बिंदु बी आ गया x2 y2 z2, और ये मेरे पास आ गया x3 y3 z3 बिंदु आ गया भी। ये तीनों बिंदु के अपने पास समतल में स्थित हैं। एक बिंदु अपने पास P और ले लेते हैं जिसके निर्देशांक x y z है यहां पर। तो इस P के अलोंग P के सापेक्ष यहां पर ये जो तीनों बिंदु हैं ये क्या एक समतल में स्थित है, सहतलीय होंगे भाई यहां पर। तो यहां से भी वही क्या होगा, सहतलीय की प्रॉपर्टी क्या होगी, PA PB एंड PC यहां पर ये क्या होंगे, इज इक्वल क्या होगा, 0 होगा भाई। ये वाला ये नहीं आता इसका, यहां पर थोड़ा सा आगे इसको, ठीक है। तो ये 0 के, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से भी अपन क्या करते हैं, इसका कार्तीय समीकरण बनाते हैं। तो कार्तीय समीकरण क्या होगा इसका, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1, यहां आ गया y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 आ गया एंड z3 माइनस z1 इज इक्वल 0। इसकी हेल्प से क्या करते हैं अपन, क्या करेंगे, तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का ये कार्तीय समीकरण है। कार्तीय समीकरण बोलो या कार्टेशियन इक्वेशन बोल सकते हो भैया, कार्टेशियन इक्वेशन बोल सकते हो भैया यहां पर। किसकी, तीन बिंदु से गुजरने वाले समतल की कार्तीय समीकरण बन गई। तो इस समीकरण की हेल्प से क्या कर सकते हैं अपन, जैसे आपके पास तीन बिंदु देता है तो इसकी इक्वेशन अपन आसानी से ज्ञात कर लेते हैं भाई यहां पर। अब जैसे मैं बात करूं कि एक समतल है भी, एक समतल है कि उसके एक्स जो समतल दे रखा अपने पास यहां पर, जैसे यहां पर आ गया ये, तो ये एक्स एक्स का अंतःखंड मेरे पास जैसे ए आ गया अभी यहां पर, ए दे दो या इसकी वैल्यू दे दी, जैसे यहां पर 2 वाई एक्स का अंतःखंड दे दे, जेड एक्स का अंतःखंड दे दे। तो वो जो अपने पास एबीसी की वैल्यू है इस फॉर्मूले में रख करके क्या कर लेते हैं अपन, इसका ये जो समतल का जो वो जो अंतःखंड रूप है वो आसानी से अपने यहां से बना लेते हैं भाई, कि एक्स एक्स का अंतःखंड कितना है, वाई एक्स का अंतःखंड कितना है, जेड एक्स का अंतःखंड कितना है। क्लियर हो जाएगा। अब यदि एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखूं मैं क्या, कि एक समतल है भी मेरे पास, क्या समतल है क्या, कि मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस कितना, यहां ले लिया मैंने 6z और ले लिया माइनस का कितना, जैसे मैं 12 लिख दूं भाई यहां पर, जैसे ये लीजिए ये समतल बन गया। अब इस समतल से बात करें कि इस समतल को उसमें किस में चेंज करना है, अंतःखंड रूप में कन्वर्ट करो भाई यहां पर। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा देखिए, सबसे पहले आप इस कांस्टेंट वैल्यू को आप इधर लेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2x 3y प्लस 6z इज इक्वल 12 आ गया मेरे पास यहां पर। इस 12 का सब में भाग लगा देंगे तो क्या बन गया भाई यहां पर, 12 एंड 6z अपॉन कितना 12 1 बन गया। तो क्या बन जाएगा, x अपॉन 6 y अपॉन 4 और z अपॉन 2 इज इक्वल 1 बन गया भाई यहां पर। ठीक है, ये कैंसिल हो क्या बन सकते हैं, x बाई 3 या y प्लस का साइन आएगा 2 और यहां z अपॉन 1 इज इक्वल 1। ये मेरे पास क्या आ गया, समतल का अंतःखंड रूप आ गया। और ये जो वैल्यू मेरे पास में, ये वैल्यू क्या होंगी, उस समतल के x एक्स पर
वाई एक्स पर और जेड एक्स पे जो अंतःखंड काटते हैं, काटते हैं या इंटरसेप्ट बोल सकते हो, उन इंटरसेप्ट की लेंथ आ जाएगी भी यहां से यहां तक कि अपने पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो एक समतल को अंतःखंड रूप में चेंज करना इस प्रकार से आप आसानी से यहां पर चेंज कर सकते हो भी। जरूरी नहीं यहां पर सारे के सारे प्लस में ही हो। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास ये समतल आ गया, इसका ये वाला जो होगा ये क्या होगा, इसका नेगेटिव डायरेक्शन में उसके अंतःखंड की लंबाई कहलाएगी। ये वाली क्या कहलाएगी, उसकी वाई एक्स की या जेड एक्स की बोल सकते हैं, तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। और ऐसे मेरे पास ये क्या आ जाएगी, इसकी नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी भी यहां पर। क्लियर हो गया। तो एक तो ऐसा यहां पर, एक दूसरा जैसे मैं बात करूं कि यहां ये जो दे रखा है, तो तीन बिंदु जैसे 1 2 3 बी बोल दिया मैंने क्या, या -1 0 4 और सी आ गया 3 -1 और 5 ले लिया। इन तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल की बात करें, इन तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल की बात करें, तो ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1 z1, जो मैं यहां पुट करूंगा इनकी जगह। क्लियर हो गया। ये वाला मेरा हो गया x2 y2 z2, x2 y2 z2 यहां लिख दूंगा। ये मेरे पास आ गया x3 y3 z3, तो यहां वैल्यू पुट करूंगा और मेरे पास क्या बनेगी, एक सारणिक बनेगी। उस सारणिक का प्रसार करके डिटरमिनेंट की हेल्प से मैं क्या करूंगा, तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल की कार्तीय समीकरण बना सकता हूं और सदिश समीकरण बना सकता हूं। यहां पर शायद क्लियर हो गया होगा। तो समतल का अंतःखंड रूप क्लियर हो गया, तीन बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण हो गया। और वो समीकरण कैसे बनता है, सदिश समीकरण क्या है और कार्तीय समीकरण क्या है, ये अपन बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अब इसके बाद टॉपिक लेते हैं क्या, कि दो समतलों के बीच का कोण कैसे बनाते हैं, कोण कैसे बनता है। जैसे मैं लिखूं क्या, एंगल बिटवीन द टू लाइन, यहां पर दो लाइनों के बीच का एंगल यहां पर ई है। ठीक है। दूसरा अपन पॉइंट ले लें क्या, कि बात करें किसकी, एंगल बिटवीन टू प्लेन। यहां पर यहां दो समतलों के मध्य कोण ज्ञात करना, और यहां आ गया क्या, दो रेखाओं के मध्य ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। जैसे मेरे पास ये पहली रेखा है मेरे पास L1, तो मैं बोलूं R वेक्टर इज इक्वल A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर हो गया भाई मेरे पास यहां पर B1 वेक्टर। एक दूसरी लाइन मेरे पास जा रही है क्या, L2 वाली है, ये R वेक्टर इज इक्वल A2 म्यू और B2 आ गया भाई अपने पास यहां पर। तो यहां पर ये जो पैरेलल वेक्टर होंगे इसके, इस रेखा में, ठीक है, इनका एंगल कैसे निकालते हैं अपन, कोस थीटा इज इक्वल B1 डॉट B2, और नीचे लिखते हैं मैग्नीट्यूड B1 और मैग्नीट्यूड B2 लिखते हैं। इसकी हेल्प से दो लाइनों के जो बीच का एंगल है ना, वो एंगल अपन आसानी से निकाल लेते हैं। अब मैं बात करूं कि मेरे पास दो प्लेन आ गए भाई, यहां पर दो समतल आ गए। जैसे मैं एक समतल में यहां ले लूं, ये लीजिए भाई, यहां पर एक समतल मेरे पास ये आ गया भाई, यहां पर ये लीजिए। ठीक है, ये समतल बन गया। दूसरे समतल की बात करें अपन क्या, कि जैसे मैं बोलूं यहां से एक यूं खींच दिया और एक यूं आ गया भाई यहां पर। क्लियर हो गया। ये दो समतल हो गए। इन दोनों समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना है भाई यहां पर। तो ये तो मेरे पास हो गया, समतल हो गया भाई, दो समतल हो गए। इसमें इस समतल का जैसे मैं बोलूं, ये जो मेरे पास है ये एन वेक्टर क्या आ गया, इसका अभिलंब सदिश हो गया इस समतल का। दूसरा इस समतल का जो अभिलंब सदिश क्या होगा, N2 वेक्टर हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए। तो जब दो समतलों के बीच कोण ज्ञात करने का आता है तो आप वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं भाई। क्या फॉर्मूला क्या होगा अपने पास में, लिखें क्या, कोस थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे, दो समतल हैं, अभिलंब जो सदिश है उनके मध्य कोण बनेगा, तो मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, N1 डॉट N2 और नीचे मैग्नीट्यूड N1 और मैग्नीट्यूड N2 अपने पास। ये कोस थीटा होगा, इस कोस थीटा से मैं थीटा की वैल्यू आसानी से यहां पर ज्ञात कर सकता हूं। तो ये तो हो गया मेरा क्या, दो समतलों के मध्य कोण हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया अभी, दो
दो रेखाओं के मध्य कोण बन गया भाई मेरे पास यहां पर, शायद क्लियर हो गया होगा। तो रेखाओं के मध्य कोण निकालने का फॉर्मूला ये आ गया, समतलों के मध्य कोण निकालने का फॉर्मूला ये आ गया, दो समतलों के मध्य कोण निकालने का। अब मैं बात करूं किसकी, कि एक समतल और रेखा के मध्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको अपन क्या करते हैं, या इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं भाई, यहां पर इसको यहां ले लीजिए, इसको के ये तो मेरे पास क्या आ गया, ये बन गया भाई। एक बात करूं मैं किसकी, जैसे इसको भी थोड़ा सा यहां से इसको एक्सटेंड कर लेते हैं भाई, यहां पर इसको इधर ले लीजिए भाई, यहां पर क्लियर हो गया। तो ये तो मेरे पास क्या बन गया, दो समतलों के मध्य कोण आ गया, दो समतलों के मध्य कोण आ गया, ये आ गया दो रेखाओं के मध्य कोण आ गया। अब मैं बात करूं किसकी, कि एक किसकी, एक रेखा और समतल के मध्य कोण, सरल रेखा व समतल के मध्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो तीन है भाई अपने पास कोण ज्ञात करने के जो पैटर्न है अपने पास, एक रेखा और समतल के बीच में, एक आ गया दो समतलों के बीच में कोण, और एक आ गया दो लाइनों के बीच का कोण ज्ञात करना। क्लियर हो गया। तो जैसे मैं बात करूं कि ये तो मेरे पास क्या आ गया भाई, एक समतल हो गया भाई, ये लीजिए ये समतल हो गया। तो ये समतल की समीकरण क्या आ गई, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल 0 भाई, यहां पर क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं कि एक रेखा यूं पास हो रही है भाई यहां से, ये लीजिए ठीक है, ये रेखा। तो रेखा की समीकरण क्या आ गई, ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। ठीक है भाई यहां पर अब ये क्या होगा भाई, देखिए इसमें यहां पर लाइट चेक करना, देखिए तो इसमें क्या करेंगे कि ये इसका क्या बन गया भाई, इसका ये अभिलंब सदिश हो गया, इसका किसका, समतल का अभिलंब सदिश। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या आ गया भाई, एल्फा आ गया। इस रेखा में सदिश बी है और यहां पर इनके बीच का कोण तो क्या आ गया, एल्फा आ गया। तो समतल का, जब समतल के ये मेरे पास क्या खिलाएगा भाई, अपने पास यहां पर ये वाला खिलाएगा 90 माइनस एल्फा खिलाएगा भाई, ये वाला मेरा क्लियर हो गया होगा शायद यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूं इस रेखा, तो ये वो जो कोण होगा, ये तो मेरे पास क्या बन गया, इसका एक तरह से एन वेक्टर बन गया ये वाला। तो यहां मैं बात करूं क्या, कोस थीटा इज इक्वल, या एल्फा बोलो, एल्फा बोल सकते हैं आप यहां पर, एल्फा इज इक्वल एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहां पर अपॉन मैग्नीट्यूड एन एंड मैग्नीट्यूड बी। ये तो इन दोनों के बीच का कोण आ गया, अभिलंब और इस रेखा के बीच का कोण आ गया भाई अपने पास यहां, इस अभिलंब और रेखा के बीच का कोण। अब बात करें किसकी, इस नीचे वाले की, यहां पर जब ये दे रखा है ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा बन जाएगा। तो मैं इस एल्फा की जगह क्या लिख दूंगा, 90 माइनस एल्फा लिखूंगा भी यहां पर। तो 90 माइनस एल्फा लिखने पे क्या बन जाएगा, कोस 90 माइनस एल्फा इज इक्वल एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, अपनी साइन थीटा के इक्वल बन गई। तो क्या बन गया भाई, साइन एल्फा इज इक्वल एन वेक्टर एंड बी वेक्टर, और नीचे एन वेक्टर और बी वेक्टर बन गया। तो जो ये जो कोण होगा वो कोण होगा इस समतल के इस रेखा के बीच का कोण बनेगा। क्लियर हो गया। और ये वाला जो मेरा कोण होगा वो कोण होगा दो समतलों के बीच का कोण हो गया, और ये वाला जो मेरे पास एंगल बनेगा ये एंगल कहलाएगा दो रेखाओं के मध्य कोण कहलाएगा भाई यहां पर। शायद क्लियर हो गया होगा। अपन बाद में जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें अपन इनकी जो प्रॉपर्टियां वो देखेंगे। तो आप इनको कॉन्सेप्ट, इनके नोट्स बनाइए, बढ़िया से इस टॉपिक को तैयार करिए, और नेक्स्ट क्लास में अपने इन पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, और आगे के टॉपिक के बारे में अपन नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें अपन आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स।